बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में सामंती व्यवस्था। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामंत व्यवस्था क्या थी, उसका अभिप्राय क्या है, किस तरह से ये अस्तित्व में आई, राजस्थान में प्रारंभ में इसका स्वरूप कैसा था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही, मुगल काल जब आया तब सामंतों और राजाओं के संबंध किस प्रकार हुए, राजस्थान में सामंतवाद किस तरह से विकसित हुआ, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और सामंतों पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे। आपको इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे दिखाई देंगे, जैसे पट्टा रेख, भरत रेख, पट्टा रेख, नजराना, हुक्मनामा, पेशकशी, खास रुका, सिरोपा। इन शब्दों को हम विस्तार से जानेंगे, अध्ययन करेंगे और इनको परिभाषित किस तरह से किया गया है उनको स्लाइड के माध्यम से आप तक पहुंचाने का और समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम देखेंगे सामंतों की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी होती थी, सामान्यतः किस तरह से सामंतों की श्रेणियां निर्धारित थी कि प्रत्येक राज्य में, जैसे मेवाड़ में, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में, तो जो महत्वपूर्ण सामंत थे, कैटेगरीज थी, जैसे श्रेणियां थी। राजवी सामंत होते थे, सरदार सामंत होते थे, सरदारों के दो भाग होते थे, फिर गनाए सामंत होते थे, मुत्सदी सामंत होते थे। फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विभिन्न राज्यों में, विभिन्न ठिकानों में किस तरह के सामंत थे, उनकी श्रेणियां क्या थी। फिर हम देखेंगे सामंतों से क्या क्या लाभ रहे और सामंत प्रथा राजस्थान के लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामंत व्यवस्था क्या थी। राजस्थान में सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था से क्या अभिप्राय है उसको हम देखते हैं कि क्या है ये सामंत व्यवस्था। सामंत पद्धति एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का रूप थी, जिसमें नेता के रूप में एक राजा रहता था, उसके साथ उसके अपने कुल के वंशज या अन्य कुल के राजपूत वंशज उसके साथी और सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। राज्य का स्वामी एक होता था जो राजा कहलाता था। राजा का स्वामी राज्य का स्वामी अधिकांशतः मृत राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। उसके अन्य भ्राता भी अपने जीवन यापन अथवा अस्तित्व के लिए उस राज्य के कुछ भागीदार होने का अधिकार रखते थे। अतः राजा अपने भाइयों और अपने समीप के संबंधियों को उनकी जीविका के लिए अपने राज्य में से कुछ भूमि जागीर के रूप में देता था। उस भूमि पर जागीर प्राप्ति का जन्मजात अधिकार हो जाता था और वे अपने को राजा के समकक्ष समझते थे। जागीरों के माध्यम से अपना भरण पोषण करने वाले ये राजपूत ही सामंत कहलाते थे। यहाँ राजा और सामंतों का संबंध यूरोप के सामंतों की भांति दास और सेवक का न होकर बराबरी का होता था। ये सामंत व्यवस्था राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय उपरांत तक बनी रही थी। बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की सामंती व्यवस्था की विशेषताएं। हमने ये स्पष्ट किया कि राजस्थान की सामंती व्यवस्था कोई मौलिक व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था इससे पूर्व यूरोप में फलीभूत हो चुकी थी, परंतु राजस्थान की सामंत व्यवस्था अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं रखती थी। सबसे पहले इसकी विशेषता है समानता पर आधारित होना। हमने प्रारंभ में जब इसका परिचय दिया तब इसका तात्पर्य आपको बताया कि राजस्थान की सामंत पद्धति समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। यहाँ राजा व सामंतों के संबंध
दास और स्वामी के सिद्धांत पर आधारित न होकर समानता के आधार पर आधारित होते थे। सामंत अपने को राजा के दास न समझकर उसके समकक्ष समझते थे। जागीर मिलना राजा की अनुकंपा का प्रतिफल न मानकर सामंत अपने अधिकार का प्रतिफल मानते थे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र उसकी मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी होता था, तो वो राजा बन जाता था, और उसके भाई या उसके समीप के संबंधी जिन्हें राजा, जो नया राजा निर्वाचित हुआ है या बना है, मनोनीत हुआ है, वो अपने भाइयों को, अपने संबंधियों को भरण पोषण के लिए अपनी भूमि का कुछ भाग जागीर के रूप में दे देता था, और वहाँ जो जागीर उन्हें दी जाती थी, उस जागीर के वो स्वामी होते थे और वो ही सामंत कहलाते थे। इसलिए उनमें जो भावना थी या जो संबंध थे राजा का और सामंत का, वो समानता पर आधारित होते थे। दूसरी विशेषता ये सामंतों का राजा से रक्त संबंध होना। राजस्थान के अधिकांश सामंतों का संबंध राजा से रक्त का होता था। उन्हें जागीर इसलिए दी जाती थी कि वे राजा के भाई बंधु या संबंधी होते थे। इसके अलावा कुछ सामंत ऐसे भी होते थे जिन्हें राजा वीरता तथा धार्मिक निष्ठा के कारण जागीर प्रदान करता था, इसलिए वे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मर मिटना अपना कर्तव्य समझते थे। अन्य सामंत राजा को अपने ही कुल का एक सदस्य मानते थे। सामंती व्यवस्था का उत्थान और पतन उनके राजाओं के साथ होना। राजस्थान के नरेशों के उत्थान का इतिहास वहां के सामंतों के उत्कर्ष का इतिहास है। इसी प्रकार उनका पतन भी राजाओं के साथ ही हुआ। यूरोप का इतिहास इससे भिन्न है। वहां राजा और सम्राट अपने सामंतों की शक्ति का दमन करके शक्तिशाली हुए। राजस्थान में ऐसा बहुत कम मात्रा में हुआ। यहाँ राजा और सामंतों के बीच शक्ति की प्रतिद्वंदिता कम रही। राजस्थान की सामंती व्यवस्था की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, सामंतों की स्वामी भक्ति। सामंत और राजाओं के संबंधों में निसंदेह उतार चढ़ाव आते रहे, परंतु सामंत सदा अपने राजा के परम भक्त बने रहे। हालांकि जोधपुर के सामंत बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने राजा की इच्छा का कई बार विरोध भी किया, परंतु ऐसे अवसर बहुत कम आए जब सामंतों ने कठिनाई के समय अपने स्वामी का साथ न दिया हो। वक्त पड़ने पर सामंतों ने अपने राजा को पूरा साथ देकर राज्य की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान किया। तो बच्चों, आपके प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की सामंती व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं रही, या किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। तो आप कोई सी भी दो विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं, और आपके तुलना भी आ सकती है कि राजस्थान की सामंती व्यवस्था से पूर्व कौन से प्रदेश में सामंती व्यवस्था अस्तित्व में थी, या यूरोप की सामंती व्यवस्था और राजस्थान के सामंतवाद में क्या अंतर था। तो किसी भी तरह से प्रश्न इस संबंध में पूछा जा सकता है। मुगल काल में सामंत प्रथा राजस्थान में किस रूप में थी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मुगल काल में राजा के समकक्ष न रहकर सामंत उसके सेवक के रूप में हो गए। राजपूत नरेशों द्वारा मुगल सेना की सहायता से सामंतों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुगलों की सैन्य सहयोग पर राजा निर्भर रहते थे, इसलिए उन्हें सामंतों के सैनिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती।
हम ये पहले भी जान चुके हैं कि यूरोप की सामंत व्यवस्था का प्रभाव राजस्थान की सामंती पद्धति पर नहीं पड़ा, परंतु मुगल प्रशासन का इस पर प्रभाव अवश्य रहा। राजस्थान के राजपूत नरेश जो ही मुगलों की दास्ता में गए, उनकी सामंत व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। राजस्थान के सामंत अब राजा के समकक्ष न रहकर सेवक के रूप में रहने लगे। राजपूत नरेश मुगल सेना की सहायता से अपने सामंतों की शक्ति को कम करने लगे। यदि कोई सामंत अपने राजा के विरुद्ध सिर उठाने का प्रयास करता तो उसे मुगल सेना की सहायता से दबा दिया जाता था। कहने का अभिप्राय यह है कि राजस्थान के राजा अब अपने यहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुगलों की सैन्य शक्ति पर निर्भर थे। पड़ोसी राज्यों के झगड़े मुगल सम्राट की मध्यस्थता में ही तय होते थे। इस कारण भी राजा अब अपने सामंतों की सैनिक सहायता पर कम निर्भर रहने लगे थे। अब हम देखेंगे राजस्थान में सामंत व्यवस्था के विकसित होने के क्या क्या कारण रहे। तो सबसे पहला कारण है हिंदू उत्तराधिकार नियम। राजपूत नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, राजपूत नरेशों का सदैव संघर्षरत रहना, पुरस्कार वितरण के लिए मध्यकाल में भूमि ही एकमात्र साधन थी, सामंतों का विश्वसनीय और स्वामी भक्त होना। हिंदू उत्तराधिकार नियम क्या था? हिंदू उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत राजा के मरने के उपरांत उसकी गद्दी उसके बड़े पुत्र अर्थात ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलती थी। अतः जब ज्येष्ठ पुत्र पिता की गद्दी पर आसीन हो जाता था तो उसे अपने छोटे भाइयों के जीवन यापन के लिए जागीर देना आवश्यक था। इस प्रकार राजाओं के छोटे पुत्र सामंत बनते ही चले गए। दूसरा इसका विकसित होने का जो कारण रहा है राजपूत नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। राजस्थान के राजपूत नरेश पृथ्वीराज चौहान राणा सांगा की भांति महत्वाकांक्षी होते थे। वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बनकर राज्य करना चाहते थे। विशाल साम्राज्य की स्थापना के उपरांत राजपूत नरेशों को अपनी राजधानी से दूरस्थ प्रदेशों पर अपने प्रशासक नियुक्त करने पड़ते थे। वहां के प्रशासन का उत्तरदायित्व नरेश अपने अपने समीप के संबंधियों को ही सौंपना ज्यादा पसंद करते थे। नरेश उनको नगद में वेतन न देकर भूमि सौंप दिया करते थे। उस भूमि के किसानों से लगान वे राजा के प्रतिनिधि के रूप में वसूल करते थे और एक निर्धारित धनराशि राजा को जमा करा देते थे और प्रशासन को इस व्यवस्था से भी जागीरदारों व सामंत व्यवस्था को विकसित होने में सहयोग मिला। राजपूत नरेशों का सदैव संघर्षरत रहना। राजपूत राजा स्वाभिमानी होते थे। वे किसी के पराधीन रहना पसंद नहीं करते थे। इस कारण राजस्थान के नरेश सदैव आपस में संघर्ष करते रहते थे। संघर्षों में विजय होने की अभिलाषा से राजपूत नरेश अपने लघु भ्राताओं और संबंधियों को भूमि देकर बदले में सैनिक सहयोग की अपेक्षा रखते थे। अतः जागीर देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि भूमि लेने वाला उसके प्रति स्वामी भक्त रहेगा या नहीं। इस कारण नरेश जागीर अपने विश्वसनीय भ्राताओं को ही देना पसंद करते थे। इस प्रकार राजपूत नरेशों को अपने राज्यों में
सामंत व्यवस्था को पल्लवित करना पड़ा। पुरस्कार वितरण के लिए मध्यकाल में भूमि ही एकमात्र साधन होती थी। अब पुरस्कार क्यों दिया जाता था? कई बार राजा युद्ध में अपूर्व वीरता और स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में लोगों को पुरस्कृत करना चाहते थे। मध्यकाल में पुरस्कार स्वरूप केवल भूमि ही दी जाती थी और इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत भी राजपूत नरेशों को अपनी भूमि का वितरण करना पड़ता था और इसके परिणाम स्वरूप उसे बहुत से सामंत बनाने पड़ते थे। सामंतों का विश्वसनीय और स्वामी भक्त होना, एक रक्त से संबंधित होने के कारण सामंत अपने स्वामी नरेशों के परम भक्त और स्वामी भक्त होते थे। इस कारण राजा भी भूमि अपने सामंतों को देने में नहीं हिचकिचाते थे। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि किस तरह राजस्थान में सामंती व्यवस्था विकसित हुई कि ये राजाओं के साथ ही सामंतों का अस्तित्व रहा और जैसे ही नरेशों का पराभव हुआ उसी भांति सामंत प्रथा भी अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगी।